बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब न सिर्फ एक दूसरे की ज़ुबान गद्दी से खींच लेने की धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि गवर्नर राज की धमकियां भी दी जा रही हैं। और जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी साहब, उनके बयानात सुन के तो हमें साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बयानात याद आ गए हैं। शेख रशीद अहमद का बयान तो मैं आपको बाद में सुनवाऊँगा, पहले ज़रा आप सुने तलाल चौधरी साहब क्या कहते रहे। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाए, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो। इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। तो ज़ुबान जो है वो खींच ली जाएगी, ये बड़ी वाज़े ज़ुबान इस्तेमाल की है। ज़ुबान के बारे में बड़ी वाज़े ज़ुबान इस्तेमाल की है तलाल चौधरी साहब ने। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो उनके बारे में बड़े अजीबोगरीब अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको टाउट करार दे रहे हैं। लेकिन हमारे ये जो भाई हैं, ये तहरीक इंसाफ वाले, ये भूल जाते हैं कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी तो बिल्कुल ऐसे ही बयानात इनकी हुकूमत के वज़रा भी देते थे। बल्कि मेरा ख्याल है कि तलाल चौधरी साहब ने कुछ हल्का बयान दिया है। शेख रशीद साहब जो हैं, जो कि इमरान खान की हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने क्या बयान दिया था, ज़रा सुने। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 से 73 घंटे नहीं होगा। 72 से 73 घंटे नहीं होगा जनाब। ये थी शेख रशीद साहब की धमकी। और ये धमकी क्यों दे रहे थे शेख साहब? उस ज़माने में धमकी क्यों दे रहे थे कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम में शामिल थी और पीडीएम के जलसे हो रहे थे, कभी गुजरावाला में, कभी लाहौर में, कभी कोयटा में, कभी कहीं कभी कहीं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो इंग्लैंड में थे। और उस ज़माने में जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं, ये मशीर दाखिला थे, यानी कि ये शेख रशीद साहब के नायब थे। और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्रा डाइट करवाया जाए, उनको लंदन से वापस पाकिस्तान लाया जाए। और इनकी बातचीत चल रही थी, जिस तरह के आजकल मोहसिन नकवी साहब है ना, वो बरतानिया की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं जनाब के शहजाद अकबर को और 2-3 और लोग जो हैं उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। तो इसी तरह उस वक्त भी शहजाद अकबर साहब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की कोशिश में थे। अब नवाज शरीफ साहब से ये क्यों नाराज़ थे? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसों में क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, ज़रा सुनिए। इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। तो इसके बाद फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी वीडियो दिखाने पे, उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी आयद हो गई थी। और वज़ीर आज़म कौन थे? इमरान खान साहब। और आज खान साहब की भी हम तस्वीर या वीडियो नहीं दिखा सकते। तो अब हम हुकूमत के एक बड़े ही अहम वज़ीर हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ हैं। इनसे सवाल करते हैं कि ये हमें बताएं कि जनाब वो जो पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कोई इनमें फ़र्क भी है या नहीं है? और कोशिश करते हैं तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से भी बात करते हैं। जी अकील मलिक साहब, ये जो शेख रशीद साहब ने बतौर वज़ीर दाखिला जो बयान दिया था, तो वो तो बड़ा सख्त था। उसी तरह का बयान तलाल चौधरी साहब ने कुछ नरम से अल्फाज में दिया कि हम ज़ुबान खींच लेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में जो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की है, मैं ज़ाती तौर पे तो उससे इत्तेफाक नहीं करता। वजह उसकी ये है कि वाक़तन ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की तरक्की की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचाने की बात की जो उसकी राइटफुल प्लेस है इन द कमिटी ऑफ नेशंस। और इसी तरह हमेशा जब तरक्की का दौर आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया, ना कि पीटीआई के दौर में आया। तो फ़र्क तो है, और ये फ़र्क जान के जीना भी चाहिए हमें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितनी खिदमत की है और ख़िदमत की सियासत की है अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, फिर आप कहेंगे कि वही पुराना राग आपने छेड़ दिया, शुरू में मोटरवे से ही करूँगा। और मोटरवे के साथ साथ आपको पता है उसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो एटमी धमाकों की थी वो भी है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। जब कहा जाता है कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं, तो वाक़तन ये फ़र्क के जान के जीना चाहिए और ये फ़र्क पता होना चाहिए। और आज की जो जेन ज़ी है या नई जनरेशन है या जो हमारा आने वाले कल के ये नौजवान बच्चे हैं, उनको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्राइटेरिया क्या है। जो आपने उसकी टर्म इस्तेमाल की जेन जी, जी ये हमारी यंग जनरेशन के साथ कोई ज्यादती नहीं है? मेरे ख्याल से उनको ये हकायक का पता होना चाहिए। अच्छा, तो शायद वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए क्या होंगे ये जब मियां मोहम्मद हकीकत नवाज नहीं है? शरीफ ने मुल्क की खिदमत का आगाज़ किया। क्या ये एक हकीकत नहीं है कि आज अगर आप इतराज़ कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे तनकीद क्यों की, उनके बारे में गलत अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और सियासी जलसों में उनका नाम ले लेके उन पर तनकीद क्यों होती है तहरीक इंसाफ की तरफ? यही काम जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो नवाज शरीफ साहब भी करते थे। तो नवाज शरीफ और इमरान खान में क्या फ़र्क है? देखिए यही फ़र्क है। जब मैंने आपसे भी गुजारिश की कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं, और यही बात है कि मुल्क के वक़ार की बात हो, मुल्क की सालमियत की बात हो, मुल्क की सॉवरेनिटी की बात हो, कौमी सलामती की बात हो, तो हमने कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने बिल्कुल एक पॉलिसी हमारी ज़रूर रही है, जिधर कहीं गलत हुआ, जब जब गलत हुआ, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई और बिल्कुल हमने उन ज़्यादतियों को बताया कि ये ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब ये मुझे बताएं कि 2011 से क्या ये प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया था? ये तो ज़बान ज़द-ए-आम है, सबको पता है, हर कोई जानता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, फिर वो मंसूबा जो है बिल्कुल पाकिस्तान को तबाही के बहाने पे ले आया। क्या ये वैसा ही प्रोजेक्ट नहीं है कि जैसा प्रोजेक्ट 2011 में जनरल पाशा ने लॉन्च किया, ये वैसा ही प्रोजेक्ट है जैसा प्रोजेक्ट काफ़ी साल पहले 1988 में जनरल हमीद गुल ने मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट लॉन्च किया? लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ ना। बात तो ये है कि मुल्क को इससे क्या फ़ायदा हुआ? मुल्क को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलाई गई, IMF को ख़त लिखे गए, वहाँ के सेनेटर्स कांग्रेसमैन से जो है लॉबिंग करके अपने हक में ट्वीट्स भी कराई गई, ख़त किताबत भी करवाई गई, फिर प्रोपेगेंडा किया गया कि बड़ी बड़ी यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ हैं उनके उधर जाके अपनी मनपसंद लोगों के थ्रू अपना जो एक नैरेटिव, ये अपना जो बयानिया बेचने का जो धंधा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये एक बड़ा घिनौना मजाक है पाकिस्तानी कौम के साथ भी, पाकिस्तानी अवाम के साथ भी और पाकिस्तान के साथ। मुझे बताएं, क्या कोई एक अच्छा ऐसा काम, कोई एक ऐसा अच्छा ऐसा इक़दाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आया हो या उन्होंने किया हो या इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद किया हो, जिससे कोई पाकिस्तान का वक़ार, कोई पाकिस्तान की इज़्ज़त या पाकिस्तानियों के लिए उसमें कोई फ़ायदा हुआ? मुझे तो याद नहीं पड़ता। हाँ, मियां नवाज शरीफ के या दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनके आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, मियां नवाज शरीफ तो वो लीडर है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने तमाम तर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और कहा जाता है कि ये मियां नवाज शरीफ के 8-9 साल या 10 साल निकाल दो तो पीछे क्या बचेगा? वाक़तन खंडरात ही बचते हैं। मुझे बताएं कि अभी जो है सूबे में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? वहाँ पे आपके जो ट्रांजिट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम, अभी गुजरांवाला का देख लें, इस वीकेंड के ऊपर जो गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह एक मैस ट्रांजिट जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। पिंडी में अभी पीछे कुछ दिन पहले जिस तरह अंडर पासिस में काम हुआ, जिस तरह इलेक्ट्रिक बसेस आई, लाहौर पूरा एक जाल फिर गया। पंजाब में जो हमने जाल फेर दिया इलेक्ट्रिक बसेस का। अब आप दूसरी तरफ चले गए ना, पहले जरा ये जो नहीं, ये तो खिदमत की बात है। मीर साहब खिदमत की बात करें तो मेरे ख्याल से अच्छा एक मिनट, लेकिन एक सवाल है, खिदमत मैं मान लेता हूँ नवाज शरीफ की वजह से हुई है ना ये। आपने जो प्रोजेक्ट अभी मुझे सुनवाए सारे नवाज शरीफ के थे ना? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ
कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कायद हैं। जी इलेक्शन आपने लड़ा 2024 का नवाज शरीफ के नाम पे। बिल्कुल। आप लोगों ने कौम से वादा किया हम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे, जी बिल्कुल किया वादा? बिल्कुल। मैं वो इश्तिहार नहीं दिखाना चाहता। मुझे बिल्कुल आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा बिल्कुल, वो हूं, आप इश्तिहारों लेकिन की तरफ ही क्या ये कह रहे दुरुस्त हैं। नहीं है कि फिर आपने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया? नहीं, नवाज शरीफ ने अपने भाई को जो है वो वज़ीर आज़म, जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो उनकी मर्ज़ी से, उनकी मशावरत से और उनके कहने पे ही बने। इस मनसब पे PDM के टाइम पे भी जब वो नहीं, वज़ीर क्या आज़म थे तो नवाज नहीं, शरीफ की देखिए ना, रजामंदी और उनके अप्रूवल से ही मुस्लिम थे। लीग नून जो है उसने इलेक्शन में वोट नवाज शरीफ के नाम पे लिया और फिर नवाज शरीफ को माइनस कर दिया। नहीं, माइनस नहीं किया। आज भी देखें तो हम सब कुछ नवाज शरीफ की अप्रूवल से होता है। जमात उनकी है, पार्टी उनकी है, सूबे में उनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है, भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है। तो क्या मुझे बताएं मशावरत के बगैर कोई मामला हो सकता है? हमारी पार्टी में तो मशावरत होती है। अच्छा, अब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जनाब आमिर डोगर साहब, चीफ विप हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और प्रोग्राम में आने में तख़ीर इसलिए हुई कि वो पार्टी के एक इजलास में शरीक थे। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब। आजकल आपकी पार्टी जो है काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए आप पार्टी को ज़रा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते कि आप अपनी पार्टी को छोड़ के हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू कर चुके हैं तो अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने एक बात किया, ज़रा उनकी बात सुन लें वो क्या कह रहे हैं। जबकि इंसाफ वाले अपने आप को डिसोसिएट नहीं करते इमरान खान के इस बयानिए के से जो चल रहा है फौज के खिलाफ और फौज के सरबराह के खिलाफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ, और उस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, माजरत नहीं करते और टोटली डिसोसिएट नहीं करते, तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। अगर असेंबली में भी करनी है तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि आप माफी मांगेंगे अपने पानी के जो स्टेटमेंट्स हैं जो वो दे रहे हैं फौज के खिलाफ, फौज के सरबराह के खिलाफ, और आप कहेंगे जी हम इसमें बिलीव ही नहीं करते, हमारा तो ये बयानिया है ही नहीं। तो आमिर डोगर साहब, जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं ये वही मॉडल है जो पहले काफ़ी साल पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इख्तियार किया अल्ताफ़ हुसैन के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी का ऐलान किया और वो MQM पाकिस्तान बन गई और आज वो हुकूमत में शामिल है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो MQM पाकिस्तान के मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहली बात यह है कि अता तारड़ साहब होते कौन हैं कि वो हमें भाषण देने लगे? किस बाग की मूली हैं कि जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जिसने कुल लाहौर शहर से सिर्फ 16,000 वोट लेकर, और आज वो हमें भाषण दे रहा है, उस पार्टी को भाषण दे रहा है, उस लीडर को जो इस वक्त मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। और इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत इमरान खान को नहीं रोक सकती। किस बात से नहीं रोक सकती? हैसियत क्या है? उसके बयानिए से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को देखें ना, हम तो 3.5 साल से आग और खून का दरिया क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी क्या कर लेंगे ये हमारे साथ? क्या कर लेंगे? माजी के अंदर क्या कुछ नहीं इनकी लीडरशिप ने कहा। गुजरांवाला का जलसा आप भूल गए? नहीं, चला दिया उसका क्लिप हमने। बाजवा के मुतल्लिक नवाज शरीफ की स्पीचेस चला दिया, वो क्लिप चला दिया। जो खटमंडो में बैठ के नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू की और ये कहा कि मेरी फौज को पता ना चल जाएगा, वो भूल गए हैं। वजीर दफा जो आज के हैं उनकी स्पीचेस असेंबली में आप भूल गए। हजूर किस तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या फ़र्क है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो शेख रशीद साहब कहते थे फ़ौज के ख़िलाफ़ जिसने बात की मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो कहते हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? सर देखें, ये तो 75 साल से ऐसा ही हो रहा है और ये बदकिस्मती है। इसके अंदर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी, मैं बड़ा हकीकत पसंद आदमी हूँ, बराबर के शरीक हैं। लेकिन यह कि आज इमरान सिक्योरिटी रिस्क है। और भाई आपको पता है कि मादरे मिल्लत फातिमा जिना साहिबा को अयूब खान ने कहा कि ये गद्दार है और ये इंडिया की एजेंट है, और उसके बाद यार थोड़ा सा मजीद मुझे बताने दें। यार ने शेख मुजीब को कहा। जनवरी 1965 के टाइम मैगजीन में जनरल अयूब खान का इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना को इंडियन एजेंट कहा था। वजह ये थी कि फातिमा जना साहिबा जो हैं वो एक सदारती निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़
कैंपेन चला रही थी। और क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं आज पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि फातिमा जना को गद्दार क्यों कहा गया था, उनका कसूर क्या था। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था फातिमा जना ने। कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। जी, एक सदारती निज़ाम में फातिमा जना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में पार्लिमानी हुकूमत कायम होगी, पार्लिमानी निज़ाम कायम होगा, तो वो गद्दार करार पाई। तो आपकी हुकूमत भी तो सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहती थी। सर इससे आगे चले, फिर जनरल याहिया ने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा, हाँ, जो उस वक्त का पॉपुलर तरीन लीडर जिसने विजिबल मार्जिन के साथ एब्सोल्यूट सीटें ली। उसके बाद आगे चले, आगे ज़ियाउल हक ने जो है वो भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहा। चलो ज़ियाउल हक का क्या हशर हुआ, और भुट्टो तो चलो ठीक था ना, अगर शेख मुजीब गद्दार था तो भुट्टो को फिर फांसी क्यों दी। उसके बाद आगे चले, परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भी गद्दार कहा और बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा। कहाँ गया परवेज़ मुशर्रफ, कहाँ गया जनरल याहिया, कहाँ गया अयूब खान। पॉलिटिकल लोग तो किसी ना किसी शक्ल में फिर जिंदा है, क्योंकि नज़रिया कभी नहीं दफन होता, नज़रिया हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन ये फॉर्म 47 की पैदावार ये हमें कह रहे हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ कि तो आप कह रहे हैं जी कि और वो भी इमरान खान को, आप इमरान खान को माइनस नहीं करेंगे। सर सवाल ही पैदा तो होते फिर हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो पंजाब के जो बल्दियाती इलेक्शन अब होने वाले हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हिस्सा नहीं ले सकेगी। इलेक्शन कमीशन कहता है ये पार्टी है ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है क्या? इलेक्शन कमीशन ने किया क्या? ये हरीपुर का जलसा देख लें, अवाम के हक पे 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला। ये जमहूरियत है। इमरान खान क्या कहता है? वो तो जमहूरियतदारों की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, आइन और कानून की बात करता है। और मुसल्लत क्या किया इस टोले को जिसके खिलाफ इमरान खान पिछले 22 साल से तनहा लड़ रहा था। इन दो खानदानों को, जो चोरों का टोला है, फॉर्म 47 की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। जो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था बतौर वजीर आजम, आज मैं मीर पाकिस्तान में चीन जैसा निज़ाम चाहता हूँ, क्या वो वन पार्टी सिस्टम की हिमायत नहीं थी? सर देखें वो किस तनाजुर में दिया मुझे उसका बिल्कुल नहीं पता। मैं तो आज बात कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की महवर, सियासत का महवर इमरान खान है। ये तो अपनी नौकरियां कर रही हैं, ना इनकी सियासत है, ना इनका बयानिया है, ना इनके पास अवाम के कोई वोट है, तो रिजेक्ट शुदा लोग हैं। अच्छा जी, वो तो नहीं मानते, इनकी क्या हैसियत है? वो तो कहते हैं जी हमने आज कहीं इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवा ले, इनको पता लग जाएगा इनकी वो कहते हैं हमने इमरान खान को माइनस नहीं करना, जो करना कर लो, दुनिया जो करना कर लो, तुम हो कौन? इमरान खान पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है। ये आपके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। मेरे भाई हैं आमिर डोगर साहब, थोड़े जज्बाती हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इनको, देखिए मेरे से सीनियर भी हैं पार्लियामेंट बड़े में, अरसे बाद जज्बाती हुए, और मैं इनके जज्बात की कदर भी करता हूँ। लेकिन उस असल हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि जिस लीडर को आप इतना बना के पेश कर रहे हैं, वो तो कहता था कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। वो तो कहता था कि आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल बात करना होनी ही नहीं चाहिए और बात किसी को करने की इजाज़त ही देनी नहीं चाहिए। आज वो खुद उसके ट्विटर हैंडल पे देख लें किस किस्म की गुफ्तगू, किस किस्म की नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल होता है। माज़रत के साथ मैं आपसे ये बात ज़रूर इस बात से इत्तफाक कर सकता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह जहनों की जहन साजी की गई है, जिस तरह हमारे नौजवानों को जिस डगर पे चलाने की कोशिश की गई है और जिस डगर पे वाक़तन काफ़ी हद तक ले भी आए, लेकिन अब उनको इंट्रोस्पेक्शन हुई, उन्होंने देखा कि ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है और कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती। खाली नारों से, खाली दावों से, खाली बयानियों से, खाली पॉपुलैरिटी से कौमों का पेट नहीं भरते, ना कौमों की तकदीरें बदल सकती हैं। मीर साहब, बात यह है, ये तमाम तर वो बातें उन्होंने की कि हमारे साथ हों इदारे या हमें किसी तरह भी पार्लियामेंट में पहुंचाएं, जिस तरह 18 में, और फाफिन की वो रिपोर्ट आपके पास है। आप खुद, आपके शोबे कई दफ़ा आपने ये बात की,
आपने कहा जी 18 का जिक्र आपने किया, तो फिर 18 का जिक्र हकीकत आपने बताई 18 की नहीं। बेशक 24 पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम ये देखें कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में कभी कोई हाइल हुआ इन सियासी जमातों में से? बताएं, क्या नवाज शरीफ ने ख़त लिखे IMF को? क्या नवाज शरीफ ने कहा इस तरह की लॉबिंग करके, या इवन सो मच सो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या दीगर, मतलब इस तरह की चीज़ें तो उन्होंने नहीं की कि जो बिल्कुल मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्क के जो तरक्की है उसमें हाइल होने के हवाले से हों। और फिर जिस तरह का एक देखें ना, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है इमरान खान की तरफ से, और कैरेक्टर असैसिनेशन भी किस तरह, सिर्फ मुतालबा क्या है, मेरे से बात करो। बात तो यहीं से शुरू हुई ना कि मेरे से डायरेक्ट बात करो, मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी। और वो बार बार पैगाम आए से यही आता है, ये सियासी मसाइल हैं, आप अपने सियासतदान आपस में बैठे, सियासी लोग बैठ के सियासी तो अब तो आप मसाइल कह हल रहे हैं करें। कि हमने इनसे बात ही तो नहीं करनी। बात ये है, हमने कई दफ़ा दावत दी, इनफ इज़ इनफ। हमने बहुत बार जो है इनको दावत के लिए कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, दीगर पार्टी के लीडरों ने कहा, दीगर वज़रा ने कहा, सब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम जमहूरी रवैयों के अंदर बिलीव करते हैं। ठीक है, हम उन पे यकीन रखते हैं कि जमहूरी रवैये कायम दायम होने चाहिए। लेकिन अफसोस यहाँ पे तो जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस जमात में। तो अगर यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर एक डिक्टेटरशिप चल रही है। पूछे मेरे भाई से, आज इनको गवाह बना के पूछे और इनसे पूछें कि क्या इनके कायद की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या उनके साथ ये इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। इनकी आधी से ज़्यादा पार्टी के लोग वो इत्तेफाक नहीं करते, और वो कहते हैं कि हमें यकीन करें, हमें पार्लियामेंट के अंदर, वो जो पार्लियामेंट की है राहदारियों में डोगर मीर साहब साहब ने पब्लिकली कहा है कि पार्लियामेंट की इमरान राहदारियों में खान हमें को कहा जाता माइनस है, नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की राहदारियों में कहा जाता है, हमें पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है कि आप खुदारा को रिश्ता निकालें। आप एक काम करें, जब ये इस तरह की बात आपसे कर रहे होते हैं ना राहदारियों में, वो रिकॉर्ड करके मुझे सुनवा दिया करें। मैं फिर नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई प्लीज रिकॉर्ड कर बॉडी लिया कैम करें। लगा ये लूंगा। रिकॉर्डिंग का दौर है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इनकी बात रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि अभी जो इनकी बात ऑन एयर गई है वो तो कुछ और है। तो मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं, सबसे पहले इन्होंने गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात की थी, तो अब तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुद बोल पड़े हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुने। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, अगर बोलेंगे जी ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, फिर गवर्नर राज मजबूरी तौर पर लगाया जाता है। और अगर PTI समझती है कि वो मजबूरी वफाकी हुकूमत अपनाए, तो फिर इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस पर महमूद खान अचकज़ई साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं, उन्होंने पेशावर के जलसे में गुफ्तगू की है। बात उन्होंने पश्तो में की है, लेकिन समझ आती है, सुने क्या कह रहे हैं। यो खबर वाव रजजान दल तखलक वाई मुझ गवर्नर राज लगऊ याद साथई कब कम औरत गवर्नर राज जोड़सू मुड़ बदे पेशवर हर चौक पटी चौक बदलऊ वला कुल बरावजू और ब्या बसम ऐलान कहू कि इनकलाब जिंदाबाद। अब आप इस जो अचकज़ई साहब ने जो भी कहा, इससे आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन समझ तो आपको आ गई ना उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपने गवर्नर राज लगाया तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा के हर चौक को D चौक बना देंगे। तो आमिर डोगर साहब, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हर चौक को D चौक बना देंगे तो इसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा होगी, उसका तो नुकसान सिर्फ आपको नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इस जमहूरी निज़ाम को भी हो सकता है। तो ये किस तरफ जा रहे हैं आप? देखें, जब इतना जबर हो और इतना जुल्म हो कि पाकिस्तान के इदारे जिनका काम है आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना, वो सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हों, और एक मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी, उसकी लीडरशिप, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और सैकड़ों कारकुनों को कैद बंद की सोबतें 3रा साल हो गया वो बर्दाश्त कर रहे हों, और ना आप उनको आइन के मुताबिक एहतजाज करने दे रहे हों, ना आप आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के फ़ैसलों के मुताबिक जेल में उनको मुलाकातें करने दे रहे हों, ना उनको कोई जलसा करने, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मुझे आप बताएं ना। अगर हम कोई, ये तो आपको सलाम पेश करता हूँ, वरना तो PK एक्ट के तहत साफ़ी हमारी बात ही पूरी नहीं कर सकते, उनकी काम पे टांगें कांपती हैं। तो इस जबर में, इस जुल्म में, इस हाइब्रिड निज़ाम में एक मकबूल तरीन पार्टी के लीडर को आपने कैद नहीं किया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैद किया, उसकी आवाज़ को कैद किया, लोगों की रूह को आपने कैद किया। इमरान खान आज एक तहरीक का नाम है,
एक नज़रिए का नाम है। फिर मैं कहूँगा कि आप हमूदुर्रहमान कमीशन पढ़ के देख लें, क्या हुआ था सानिया, सकूत ढाका क्या था, यही कुछ थी ना, यही सूरत हाल थी ना। फ़ौज हमारी है, इमरान खान ने भी कहा फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। इस मुल्क में अगर कोई हालात ख़राब होंगे तो नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान सबका। लेकिन ये क्या पॉलिसी है कि एक तरफ आप कह रहे हैं फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, दूसरी तरफ फ़ौज के सरबराह को आप उसके बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें। ये जो काम नवाज शरीफ साहब करते रहे वही इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या है? सर देखें, जो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ है, जिस आइसोलेशन में उनको डाला है, जो सख्त तरीन कैद वो काट रहे हैं, और हैंडल उनका हो रहा है सोशल मीडिया। उनका सोशल मीडिया मेरे इख्तियार में भी नहीं है, आपके इख्तियार में भी नहीं है, उनके इख्तियार में भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कौन चला रहा है। लेकिन ये थोड़ा बहुत तो ख्याल करें। इस पार्लियामेंट को आपने रबड़ स्टैंप बना दिया अपने इख्तिदार को दबाव देखें डोगर साहब, एक बात, अपनी आमराना पॉलिसियों के तसलसल के लिए मुअद्दबाना, जब इमरान फिर आप कहते हैं इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क। जब इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे, आप भी हमारे शो में आ रहे थे और भी लोग आ रहे थे, हम सारे कह रहे थे यार मुलाकात करा दो, मुलाकात करा दो। आखिरकार मुलाकात हो गई, इन्होंने भी कह दिया जी अब मुलाकात हो जाएगी, और उस्मा खान साहबा की मुलाकात करवाई गई। मुलाकात एक फैमिली मेंबर की करवाई गई ताकि वो आके लोगों को बताएं कि इमरान खान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, नहीं है। लेकिन उस मुलाकात के नतीजे में जो एक्स पर एक लंबा चौड़ा बयान आया, आप नहीं समझते कि वो नामुनासिब था? देखें, अब ये किन हालात में और किस तनाज़र में हुआ, इसका जवाब तो हमारी इंफॉर्मेशन ही देगा। आज वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कहता है मुझे पता ही नहीं है। आज ठीक कह रहा है। आज भी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मीर साहब ये बात तय की है, 4 घंटे हमारी मीटिंग चली है कि जेल से जो भी मैसेज आए वो पहले खान साहब भी, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है वो जाते थे पनामा केस में, वो जेल के बाहर कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात नहीं करते थे, वो पहले जाते थे, उसको क्राफ्ट करते थे, उसको एनालाइज करते थे, फिर वो अपनी स्टेटमेंट जारी करते थे। आज भी ये तय हुआ है कि खान साहब का जो भी स्टेटमेंट आए वो जेल के बाहर खड़े होकर जो व्हील होकर मोबाइल पकड़ के उनको उस तरह से नहीं देना चाहिए, ताकि हमने मामले को बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़े तो इसका मतलब है आगे लेकर चलना है। इसका मतलब है कि पार्टी की लीडरशिप को एहसास हुआ है कि वो जो एक्स पे जो बयान था वो नामुनासिब था। पार्टी की लीडरशिप को ये एहसास है कि इन सारे हालात में हमने वो काम कर रहा है कि जिससे इमरान खान की रिहाई हो, ठीक है, हमारे बेगुनाह कैदियों की रिहाई हो। और 3.5 साल हो गए मीर साहब, आज वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट पढ़ लें, करप्शन, इनकी बंद इंतजामी, IMF की, इनकी करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, यस, वो रिपोर्ट मैं देख रहा था आपका वीक लॉग। तो 3.5 साल से इस कौम पर यह मुसल्लत है। मेरे नज़दीक इनको बैसाखियों पे बिठाकर अगर असम्बली में ले भी आए हैं तो ये इस वक्त नाकाम है, हुक्मरान नाकाम है, बावजूद इसके कि उनके ऊपर छतरी है, बहुत बड़ी छतरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप मैंडेट चोरी करेंगे, अवाम से उनके हकूक़ छीनेंगे और जबर और जुल्म करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। अब सवाल आपसे ये है कि अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी कह रहे हैं जी कि गवर्नर राज लग सकता है, तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो गवर्नर राज तो सिर्फ 2 महीने के लिए लगेगा, 2 महीने के बाद इसी सूबे की असम्बली के पास जाना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए, तो वो तो नहीं करेगी, फिर क्या करेंगे? देखें, इनकी अपनी असम्बली में पहले तो मैं आपको ज़रा एक पर्सनल व्यू भी उसमें दे दूँ, ये एक इंतहाई नापसंदीदा अमल होता है, लेकिन एक आइनी अमल है, और ये आइनी अमल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जब सूबे के हालात इस तरह के हों और वो ख़ुद डिमांड कर रहे हों, उस चीज़ का तकाजा कर रहे हों, और हालात आपके सामने हैं, खाली मेरे और आपके सामने, पूरी कौम के सामने है। तरजीहात क्या हैं? जलसे करना, जेलों में वहाँ पे बाहर जाके डेरे लगाना। वहाँ के सूबे के लोग यकीन करें बिलबिला उठे हैं, चीख उठे हैं कि पंजाब में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या दीगर जगहों पर जो काम हो रहा है, हमें भी उस लेवल की तरक्की चाहिए, नहीं दे रहे। एक वजीर आला से दूसरे वजीर आला पे मामला ट्रांसफर हो चुके, तो आज ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की हुई थी, खत्म हो गए, वो खत्म हो गई है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट आ गया कि हमने वो जो ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस है वो कैंसिल नहीं किया। कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेंसिटाइज आप करेंगे ना, एकदम एक कानून आ गया, एक पॉलिसी आ गई, उसका फिल फॉर जो है स्ट्रिक्टो सेंसो जो है उसको लागू कर देना, फिर जाहिर बात है आपने सेंसिटाइज। तो जो आप गवर्नर राज 2 महीने के लिए लगाएंगे कि 2 साल के लिए लगाएंगे, क्या करेंगे? देखें, अभी मैंने जिस तरह पहले भी गुजारिश की, बिल्कुल मैंने ये बात की थी और सीरियसली इस पर हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी भी जो हालात हैं सूबे के, और क्योंकि गवर्नर साहब ने खुद भी कह दिया, इनकी अपनी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं,
दीगर लोग भी कह रहे हैं जो जय्यद सहाफ़ी हैं जनाब की तरह, तो वो यही बात करते हैं कि जो टोन और टेनर है वज़ीर आला का, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव का टोन और टेनर नहीं है, वो एक सूबे का वज़ीर आला का, पंजाब के वज़ीर आला का टोन और टेनर है वो ठीक है, वो तो डिलीवर करनी है। वो कह रहे हैं मैं उंगली तोड़ दूंगी, नहीं, वो जो तो पंजाब की तरफ उंगली दिखाई, सूबे के बासियों की मुहाफिज के तौर पे कह रही है ना, वो ये तो नहीं कह रही कि मेरे। अच्छा, जरा सुहेल अफरीदी साहब का क्या कोई है जी आपके पास, जरा सुनाएं जी, देखें उसमें क्या काबिल एतराज बात है। जोकर एक दो मसखरे वफाकी वज़रा, जाली वफाकी वज़रा, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तीसरी दफा इमरान खान को वोट दे रही है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। अगर आपकी ये सोच है कि ये 5,300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये जो लबो लहजा है, क्या ये भी एक बहुत बड़ा मसला नहीं है? ये आमिर डोगर साहब से पूछते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। आमिर डोगर साहब, जो सुहेल अफरीदी साहब का लबो लहजा है, क्या ये खुद गवर्नर राज को दावत नहीं दे रहा? सर, इन्होंने ऐसी तो इनमें कोई बात नहीं ऐसी की कि जिसमें कोई इन्होंने दो मस्खरे वफाकी वजीर। सर, उन मस्खरे वफाकी वजीरों की आपने टॉक्स देखी हैं जो 5-6 दिन से ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इनको ड्यूटियां लगाई कि इन्होंने नौकरी करनी है। तलाल चौधरी साहब ने वही बात की है जो आपके वजीर दाखिला शेख रशीद साहब करते जो इन्होंने गुफ्तगू की, तो क्या ये बात कोई जमहूरी थी या ये कोई बात कोई वो लबो लहजा दुरुस्त था? उन्होंने करप्शन की निशानदेही की बात की है और अवाम की बात की है कि अवाम ने तीसरी दफ़ा वहाँ मैंडेट दिया। मरियम नवाज तो खुद अपनी सीट हारी हुई है, नवाज शरीफ खुद अपनी सीट हारा हुआ है। 17 कौमी असम्बली की सीटें जीतने वाली पार्टी को आज आपने 146 कौमी असम्बली की सीटें दी है। वैसे आप इतना बड़ा अवाम के साथ, अवाम के मैंडेट के साथ डाका, कभी फॉर्म 47 आप सिर्फ मैंडेट के डाके की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी से बेसिक चीज यही है ना। अकील मलिक साहब को बताना चाहता हूं, इमरान खान का कसूर क्या है? उसने इस कौम को रियासत मदीना का तस्वर दिया। आप बात करते हैं ना इमरान खान, सुने मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं। आप बात करते हैं ना इमरान खान की, उसका कसूर है कि उसने अकील मलिक साहब, करप्शन से लोग इतने तंग आए हुए हैं, करप्शन से लोग इतने तंग आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2 दिन पहले कश्मीर गया था, वहाँ पे लोगों ने करप्शन से तंग आके जो एक सड़क उनका महकमा तामीरात और महकमा बल्दियात कहता था ना जी कि ये बनेगी 6 करोड़ में, उन्होंने 1.5 करोड़ में बना दिया है। और सड़क बनाने के बाद वो लोग क्या कह रहे हैं आपको ज़रा सुने। ये सड़क जी है साढ़े बुजुर्गों ने आज तो 40-45 साल पहले चाला से शुरू की थी, ये यहाँ आके रुकी। उसके बाद कई हुकूमतें आई हैं, कई वज़ीर आज़म आए हैं, ऐलानात हुए हैं, लेकिन ये सड़क बढ़ नहीं सकी है। आज 45 साल के बाद अवाम ने अपनी मदद आपके तहत ये सड़क आज पाया तामील तक पहुँची है। ये लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत 1.5 किलोमीटर रोड 1.5 करोड़ पे जो मसाली है पूरे आज़ाद कश्मीर में वो बनाई। अपनी मदद आपके तहत जो है 40 से 45 साल के बाद बिल आखिर ये रोड जो है वो पुख्ता हो गई। इनके पास ना ही कोई सरकारी गाड़ी आई, ना ही कोई बड़े दफातर के अमले और ना ही कोई किसी किस्म का जो है वो इनके पास कोई MLA वगैरह आया। MLA साहिबान जो है ना, तो हमें वादा करते रहे कि अभी करते हैं, कल करते हैं, इस तरह करते हैं, कि अब बिल्कुल नहीं। इस सड़क के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत काम किया है। ये हमारी से इससे हमारा बहुत मुस्तकबिल भी आसान होगा और हमें आगे पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो अकील मलिक साहब, ये आपको इसलिए मैंने दिखाई है कि अवाम हुकूमत को टैक्स देते हैं, हुकूमत जो है वो अवाम का उतना ख्याल नहीं करती। अब लोगों ने ये नया तरीका सीखा है, अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करो, अपनी सड़कें स्कूल खुद ही बनाओ, हुकूमत फारग। नहीं, देखें पंजाब में तो काम हो रहा है और इवन अगर आप सड़कों की बात करें, जो आप फौरन पंजाब की बात शुरू कर देते हैं। देखिए वहाँ पे हुकूमत है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हाँ, बाकी मुझे अगर आप मैं अगर आपको इस्लामाबाद की चीजें दिखानी शुरू करूं, इस्लामाबाद में भी काम हुआ, इस्लामाबाद में भी काम हुआ। पाकिस्तान है, आज़ाद कश्मीर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है जी, बेशक गिलगित बल्तिस्तान भी पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे देखें जितना काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, अभी पिछला वज़ीर आज़म तो PTI का गुजरा है ना,
और फिर उसके बाद फिर कौन सा पीटीआई का 3 वजीर आजम पीटीआई का मैंडेट चोरी करके चले अब आप इस पे डाका आप डाल के बहस ना करें। अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने जो आपको दिखाया ना आखिर में आज़ाद कश्मीर के शक्करपड़ियाँ का एक क्लिप कि लोगों ने करप्शन से तंग आके अपनी मदद आपके तहत खुद सड़क बनानी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो जो स्टेट है, रियासत इररेलेवेंट हो जाएगी और ये सिर्फ हुकूमत पर नहीं, रियासत पर भी अदम एतमाद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।